गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के पार्ट 2 में कुंवर नारायण सिंह के दूसरे शीर्षक को पढ़ेंगे, बात सीधी थी पर। पार्ट फर्स्ट में हमने इनका पहला शीर्षक पढ़ा था, कविता के बहाने। पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं आज बात सीधी थी पर। देखिए, इस कविता में कवि ने बताया है कि अक्सर भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के चक्कर में भाषा जो है वो कठिन हो जाया करती है, जबकि ये चाहिए कि हम अपनी बातों को, अगर भाषा हमारे बातों को व्यक्त करने में समर्थ है तो हमें अनायास भाषा को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरफ कुछ कवि ने इशारा किया है। देखिए, पहला छंद है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ठीक है ना, बात सीधी थी। कवि कहता है कि मैं अपने भावों को सीधे रूप में यानी सहज रूप में व्यक्त करना चाहता था, ठीक ना, पर भाषा के चक्कर में, लेकिन समाज को देखते हुए, समाज के स्वभाव को देखते हुए भाषा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, भाषा के चक्कर में माने भाषा को और अधिक प्रभावी बनाने के रूप में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा का जो भाव था वह नष्ट हो गया, ठीक ना। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि उसने मूल बात को कहने के लिए जो शब्द थे उसके पास, जो वाक्य थे, उनको बदला, फिर उसके रूप को बदला, ठीक ना, उसे पाने की कोशिश में। उसे पाने की मतलब कि जो वो अपने भावों को व्यक्त करना चाहता था, अपने उन भावों को व्यक्त करने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। अर्थात उसने भाषा के शब्दों को, वाक्यों को बदला, फिर उसे तोड़ा मरोड़ा, यानी उनके रूप को बदला और शब्दों को उल्टा पुल्टा, ठीक ना। भाषा को उल्टा पुल्टा माने भाषा के शब्दों को उल्टा तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की। तो हुआ क्या, घुमाया फिराया, तोड़ने मरोड़ने, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी उसे तोड़ने मरोड़ने के साथ साथ उसमें उलट फेर किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। और उसकी एकमात्र इच्छा थी कवि की कि हमारी बात बन जाए, ठीक ना, अथवा हमारी जो इच्छा है, यानी हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो भाव हैं, वो भाषा के पेचीदेपन से बाहर आ जाएं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब देखिए, कवि कह रहा है कि लेकिन अब तक तो हमारी बात सीधी थी, भाषा के चक्कर में वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। और अब जब उस कवि ने उनके शब्दों को, वाक्यों को तोड़ा मरोड़ा और उसके शब्दों को उलट पुलट करके प्रयोग करने का उसने प्रयास किया, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली, तो अब तक तो वह बात सीधी जो थी वह भी भाषा के साथ साथ बात भी पेचीदी हो गई। यानी बात भी, अर्थात उसका जो कथन था, जो भाव था, वह और भी जटिल हो गया। जो भाव अब तक सरल थे, जो भाषा सरल थी, वह भी अब जटिल हो गई। फिर आगे कब कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। अब देखिए, कवि कहता है कि जब बात और पेचीदी हो गई, बात और जटिल बन गई, तो मैंने उसकी सारी समस्याओं को समझा नहीं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मैंने कहाँ मुझे मुश्किल हो रही है, कहाँ कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को मैंने ध्यान से समझा नहीं और उन कठिनाइयों का हल ढूंढने का प्रयास भी मैंने नहीं किया, बल्कि मैं पेंच को खोलने के बजाय, खोलने का मतलब वही समस्या ढूंढना, उसे बेहतर कसता चला गया। अर्थात मैं भाषा को और भी अधिक शब्दजालों में फंसाते हुए चला गया, ठीक ना। जिससे हुआ क्या, जब कसता चला गया और खोलना, यानी जिससे हमारी समस्या हल होने के बजाय और भी जटिल हो गई, और भी कठिन होती चली गई, ठीक ना। फिर कहता है कि साफ सुनाई दे रहा था तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। लेकिन कभी कहता है कि इससे भाषा में कठिनाई तो हुई,
लेकिन शब्दों का प्रयोग करने से मुझे जो वहाँ तमाशबीन थे, अर्थात जो मेरे इस कर्तव्य को देख रहे थे, मेरे इस कार्य को देखने वाले थे, उन लोगों ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया। अर्थात उनके मुख से वाह वाह की प्रशंसा के शब्द सुनाई दे रहे थे, अर्थात वो निरंतर हमारी प्रशंसा कर रहे थे शब्दों के प्रयोग करने की। फिर आगे कब कहता है, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कब कहता है कि जिस बात का मुझे भय था आखिर में वही हुआ। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जैसे कोई पेंच हम जब कसते हैं और यदि उसे उसकी क्षमता से अधिक कस दिया जाता है तो पेंच जो होता है उसकी चूड़ियाँ नष्ट हो जाती, मर जाती हैं। यानी चूड़ियों का घिस जाना, चूड़ियाँ मर जाना कहलाता है। तो चूड़ियाँ जब मर जाती हैं उसकी, तो करते क्या हैं, तो वो पेंच फिर कसता नहीं है, और कसता नहीं है तो उसको लोग यानी जो मिस्त्री होते हैं वो कसने वाले उसको ज़बरदस्ती हथौड़ी से ठोक देते हैं। तो कवि ने भी वही किया, ठीक ना। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। देखिए, जब किसी नट या पेंच की चूड़ी खराब हो जाती है तो वो आराम से उसी में घूमती रहती है, वो ना नीचे जाती है ना ऊपर आती है। तो वही कवि कह रहा है कि जब हमारे शब्दों की यानी बात की चूड़ी मर गई, भाषा की चूड़ी मर गई, तो शब्द के जाल में फंस करके कवि के बातों का प्रभाव भी नष्ट हो गया। जैसे पेंच नष्ट हो जाता है चूड़ी मर जाने से, वैसे कवि के जो भाव थे वो भी नष्ट हो गए, अर्थात उनका जो प्रभाव था वह नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में खो गया, ठीक ना। कविता की जो वास्तविकता थी, जो कवि के हृदय की बात थी, वह बनावटीपन में आ गई। अब उसी जगह ठोंक दिया। जैसे जब पेंच की चूड़ी मर जाती है तो कसने वाले उसे हथौड़ी से उसी स्थान पर ठोंक देते हैं, तो कवि भी कह रहा है कि मैंने उसको पूरी तरह बनावटी बना दिया, अर्थात उसको भी वहीं थर दिया, अर्थात उसको बनावटी बना गया। हमारी जो बात थी उसका प्रभाव नष्ट होने पर वह बिल्कुल बनावटीपन में आ गई। फिर कवि कहता है कि ऊपर से ठीक ठाक पक अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। कवि अपनी बात को और भी स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया तो क्या किया, उसको वहीं पर ठोक दिया था। ऐसी स्थिति में कहता है कि अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। अब कहता है, कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में जो हमारी अभिव्यक्ति थी उसमें भावों की गहराई समाप्त हो गई थी और शब्दों की ताकत भी अब उसमें नहीं थी। ना तो उसमें कसाव था, अर्थात ना हमारी अभिव्यक्ति थी, भावों की गहराई थी, और ना ही ताकत, और ना उसमें अब वह ताकत रह गई थी चूड़ियों के नष्ट होने से। फिर हुआ क्या, बात ने जो एक शरारती बच्चों की तरह मुझसे खेल रही थी। कब कहता है कि वह जो बात थी, मैं जब अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर सका तो वह कविता हमारी प्रभावहीन हो गई और वह शरारती बच्चों के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा। यहाँ भाषा की तुलना जो है, कविता के शब्दों की तुलना शरारती बच्चों से की गई। जैसे शरारती जो बच्चे होते हैं वो हमसे, अपने माता पिता से या सामने वाले से अनेकों तरह के प्रश्न करते हैं, उत्तर से भी प्रश्न निकालते रहते हैं, उत्तर से भी प्रश्न निकालते रहते हैं, तो जिससे जो उत्तर देने वाला है वो परेशान हो जाता है। तो यहाँ पसीना पोंछने का तात्पर्य वही है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, यानी एक शरारती बच्चों के समान कविता ने मुझसे पसीना पोंछते हुए मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात क्या तुमने कभी भाषा की सरलता, सहजता और सुविधा अनुसार प्रयोग करना नहीं सीखा है? क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? सहूलियत का मतलब जो सुविधा होती है, सरलता होती है, सहजता होती है, क्या तुमने कभी भाषा में उसका प्रयोग करना नहीं सीखा है? तो उम्मीद है कि ये जो 5 छंद हम पढ़े हैं, इन 5 छंदों के अर्थ आपको आसानी से आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके हमसे उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।
यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, उसकी जानकारी आपको समय अनुसार मिलती रहे, जिससे आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। अब इसका काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य हम देख लेते हैं। देखिए, इन सभी छंदों में, 5 छंदों में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें किसी छंद का प्रयोग नहीं है, स्वतंत्र छंद है, स्वच्छंद छंद या मुक्तक छंद का प्रयोग है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह पंक्ति के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ देखिए, दूसरे में नीचे से दूसरी लाइन, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, ठीक ना। शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसमें भाषा को दुरूह बनाने की बात कही गई है। भाषा को अनायास की अलंकारिकता में बांधने का जो कवि के द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसका वर्णन किया गया है। तो ये था इसका शिल्प सौंदर्य। यहाँ इन छंदों पर आधारित ये 3 प्रश्न हैं, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताइए। भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताइए। भाषा के चक्कर का मतलब वही है कि कवि जो है वह यह कहना चाहता है कि भाषा को ज़बरदस्ती अलंकृत नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ भाषा के चक्कर का तात्पर्य है भाषा को ज़बरदस्ती अलंकृत करना। भाषा को ज़बरदस्ती अलंकृत करना ही भाषा का चक्कर है। दूसरा प्रश्न है, कवि की असफलता का क्या कारण था। देखिए, कवि की असफलता का सीधा सा कारण था कि कवि अपनी बात को कहने के लिए भाषा को जटिल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे भाषा ने अपनी सहजता खो दिया और वह पेचीदा हो गई। यही कवि की असफलता का कारण था। फिर से देख लेते हैं, कवि की असफलता का क्या कारण था। कवि अपनी बात कहने के लिए भाषा को जटिल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे भाषा ने अपनी सहजता खो दी और वह जटिल हो गई या पेचीदा हो गई। ठीक। तीसरा प्रश्न, कवि की क्या कमी थी। कवि की क्या कमी थी, अर्थात कवि ने क्या कमी की, कहाँ कमी की। देखिए, वहाँ इस छंद में हम देखते हैं, ये सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच खोलने के बजाय। तो कवि की यही कमी थी कि उसने अपनी समस्या को ध्यान से नहीं समझा और धैर्य खो दिया। ठीक ना। कवि की क्या कमी थी। कवि की कमी थी कि उसने समस्या को ध्यान से नहीं समझा और वह धैर्य खो बैठा। यही कवि की कमी थी। उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इस पार्ट में इतना ही। यहीं पर हमारा ये कुंवर नारायण जी का ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने 2 शीर्षक पढ़े हैं। एक है बच्चों के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी। ये दोनों शीर्षक हमारे समाप्त हो जाते हैं। इसके अगले पार्ट में हम इन पाठों पर आधारित जो प्रश्न हैं इस पाठ पर, उन प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, धन्यवाद।